Hey, dear student, welcome back to our YouTube channel Learners Square। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। इसके आगे कल हमने क्या वॉक पढ़ा था और पाथ पढ़ा था, है ना। लास्ट लेक्चर में वॉक पढ़ा था, वॉक क्या होता है और पाथ क्या होता है। और वॉक में हमने सीखा था कि वॉक क्या होता है, जिसमें वर्टेक्स तो रिपीट कर सकती है लेकिन एजेस रिपीट नहीं करती हैं। और ऐसे ही पाथ में हमने पढ़ा था कि इनिशियल और फाइनल यानी स्टार्टिंग वाला और फाइनल वाला जो वर्टेक्स रहेगा वो रिपीट कर सकता है, उसके अलावा कोई भी रिपीट नहीं करेगा, तो उसे हम कहेंगे पाथ। ठीक है। अब पाथ का मतलब वही कि जो हमारे पास वर्टाइसेस एजेस का सेट सीक्वेंस हो, जिसमें क्या हो, इनिशियल और फाइनल जो रहेगा यानी इनिशियल और टर्मिनल जो वर्टेक्स रहेगा वो रिपीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे पाथ को क्या, ऐसे सीक्वेंस को क्या कहा जाएगा, पाथ कहा जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या है कि लेट जी इक्वल्स टू वी ई बी ए डायरेक्टेड ग्राफ, ए पाथ इन जी इज ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एजेस। ये कुछ सीक्वेंसेस का क्या होता है, कुछ एजेस का क्या होता है, सीक्वेंस होता है, जिसमें जो टर्मिनल वर्टाइसेस रहेंगे वो कोइंसाइड कर सकते हैं इनिशियल वर्टेक्स के साथ में। यहाँ पे क्या आएगा, वी आई आएगा, यहाँ पे ई आई जे नहीं आएगा, यहाँ पे वी आई जे आएगा। ठीक है। वी आई वी जे से जो है कोइंसाइड कर सकता है, यानी कि वर्टाइसेस कोइंसाइड कर सकते हैं लेकिन एजेस कोइंसाइड नहीं करेंगी, तो उसे क्या कहा जाएगा, पाथ कहा जाएगा। अब अगर ये वर्टाइसेस कोइंसाइड कर जाती हैं तो एक क्लोज डायग्राम बनेगा और उसे ही क्या कहा जाएगा, सर्किट कहा जाएगा। ठीक है। ए सर्किट इज ए पाथ इन विच टर्मिनल वर्टाइसेस कोइंसाइड विद ईच इनिशियल वर्टेक्स, यानी कि इनिशियल वाला वर्टेक्स और फाइनल वाला वर्टेक्स दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, ऐसे पाथ को कहा जाएगा सर्किट। और मान लो हमारे पास ऐसा V1 V2 V3 V4 V5 V10 तक एक वर्टाइसेस का सेट है और उसमें 13 एजेस है, जहां पर E1 जो एज है वो V1 और V2 के बीच में है, E2 जो है V2 V3 के बीच में है। इस तरीके से एजेस है और इनसे एक ग्राफ इस तरीके से ये बना हुआ है। ठीक है, ऐसा ग्राफ बना हुआ है। अब इसमें हमें क्या पता करना है, इसमें हमें पता करना है कि कोई सा एज एज क्या होगा, सॉरी पाथ क्या होगा और सर्किट क्या होगा। तो मान लो हमारे पास यहाँ से एजेस का कोई सा भी रास्ता ले लें, जैसे मान लो यही डायग्राम है और इसमें यहाँ से स्टार्ट है, देखो ये यहाँ से ये गया है, यहाँ से ये गया है, यहाँ पे एक वर्टाइसेस है, यहाँ से ये गया हुआ है, यहाँ से ये गया हुआ है, ये बना है, फिर यहाँ से ऐसा ये 7 तक गए, फिर यहाँ से V3 से V5 तक, V9 से V5 तक, और यहाँ से ये गया है ऐसा 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 और ऐसा बना हुआ ये ग्राफ। ठीक है। यहाँ से सिंपली कोई सा भी एग्जांपल ले लो, हमारे पास मान लो ये है, यहाँ से एक वर्टेक्स ये है, यहाँ से एक एज ये, एक एज ये, एक एज ये गई है, एक एज ये गई है। ओके, और इनको मिला दिया अपन ने तो ये 5 वर्टेक्स हो गए, और इसको मान लो यहाँ से मिला दिया, इसको मान लो यहाँ से मिला दिया। ठीक है। तो जो पाथ का मतलब होगा वो क्या होगा, इनिशियल और फाइनल इन जो है कोइंसाइड भी कर सकता है, कोइंसाइड नहीं भी कर सकता है। अगर इसे बोल दें ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है और ये V5 है, और इसकी जो एजेस हैं उन एजेस को नाम दे दें अगर अपन, तो मान लो इन एजेस को जो नाम दे रहे हैं वो मान लो ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, ये E5 है, ये E6 है और ये E7 है। तो जो यहाँ पे बात करें अगर पाथ की, तो मान लो हम E1 एज ले लिया हमने, E4 एज ले लिया और E5 एज ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक पाथ हो जाएगा। ऐसे ही E1 एज ले लो, E2 एज ले लो, E3 एज ले लो, E5 एज ले लो और E6 एज ले लो या E7 एज ले लो। तो देखो अगर ये वाला सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ वापस जाएंगे। क्लोज हो जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, सर्किट कहा जाएगा, और ओपन रहेगा तो उसे क्या कहा जाएगा, पाथ रहेगा कहेंगे। ठीक है। क्लोज्ड पाथ यानी कि सर्किट। तो सर्किट का मतलब क्या हो जाएगा, जो स्टार्टिंग वर्टेक्स रहेगा और एंडिंग वर्टेक्स रहेगा वो क्या हो जाएगा,
कोइंसाइड कर जाएगा और बाकी कोई भी वर्टेक्स भी रिपीट नहीं करेगा और एजेस भी रिपीट नहीं करेंगी। ठीक है, तो अगर क्लोज्ड नहीं होता तो उसे क्या कहा जाएगा, पाथ कहा जाएगा, और क्लोज्ड पाथ हो गया तो उसे क्या कहा जाएगा, सर्किट कहा जाएगा। तो यहाँ से आपको क्लोज्ड पाथ या सर्किट की पाथ या सर्किट की डेफिनेशन भी आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है विथ एग्जाम्पल। तो आप कोई सी भी डेफिनेशन देंगे तो उसके साथ उसका एग्जाम्पल जरूर बताएंगे। फिर इसके आगे चलते हैं, तो कुछ नोट है यहाँ पे। और क्या क्या नोट है कि a path is said to be simple if it does not include the same as twice। अगर कोई पाथ की बात करें वो सिंपल होगा अगर वो कोई भी एज को जो है इंक्लूड दोबारा इंक्लूड ना करे, तो वैसे एज रिपीट ही नहीं करता है। नेक्स्ट नोट है, ए पाथ इज सेट टू एलिमेंट्री इफ इट डज नॉट मीट द सेम वर्टेक्स ट्वाइस। तो कोई पाथ जो है एलिमेंट्री कहलाएगा अगर वो किसी भी वर्टेक्स को दोबारा रिपीट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ए सर्किट इज कॉल्ड सिंपल इफ नो एज इन द सर्किट रिपीट ट्वाइस। कोई एज रिपीट ही नहीं करता है ट्वाइस, 2 बार, है ना। नेक्स्ट है कि अगर वो एक से ज्यादा बार वर्टेक्स को ट्रेवर्स नहीं करता उस सर्किट को क्या कहा जाता है, उस सर्किट को एलिमेंट्री सर्किट कहा जाता है। अब देखो ये एक ग्राफ दिया हुआ, ये एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें पाथ और सर्किट हमें पता करना है कि क्या पाथ होगा क्या सर्किट होगा। तो सर्किट का मतलब क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, और पाथ का मतलब क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एजेस रिपीट नहीं करेंगी। तो देखो कोई भी एजेस रिपीट नहीं करेंगी तो क्या होगा, P1 पाथ को देखो क्या आ जाएगा, 1 से अपन कहाँ जाएंगे, 1 से अपन जाएंगे 2 पे, 1 से आगे कहाँ पे, 2 पे आ गए, और 2 से आगे कहाँ पे, 3 पे आ गए। तो ये क्या कहलाएगा, एक पाथ कहलाएगा। ओके, हाँ, तो जैसे हम पाथ P1 की बात करें तो ये क्या है, P1 पाथ में 1 से 2 पे गए हैं, 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए हैं। इसका मतलब हमने क्या करा, हमने यहाँ से स्टार्ट करा, 1 से 2 पे आए, 2 से 3 पे आए, कोई भी एज रिपीट नहीं, कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, पाथ कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल अगर इसी में देखें, P2, 1 से आ जाओ 4 पे, 1 से आ गए 4 पे, और 4 से कहाँ चले गए, 3 पे, तो 4 से कहाँ आ गए, 3 पे आ गए, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक पाथ कहलाएगा। ऐसे और सारे वर्टाइसेस इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे 1 से 2 पे आ जाओ, 1 से कहाँ आ जाओ, 1 से 2 पे आ जाओ, 2 से 4 पे आ जाओ, 4 से फिर 1 पे चले जाओ। ठीक है, 1 से 2 पे आ जाओ, 1 से 2 पे आ गए, 2 से 4 पे आ गए, 4 से फिर कहाँ चले गए अपन, 1 पे चले गए, और 1 से कहाँ चले गए, 1 से फिर से कहाँ आ गए, 4 पे आ गए, 4 से फिर से कहाँ चले गए, 3 पे चले गए। तो स्टार्टिंग और एंडिंग डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसे क्या कहा जाएगा, ये कहलाएगा एक पाथ कहलाएगा। ठीक है, सेम वर्टेक्स से सेम एजेस रिपीट नहीं होनी चाहिए बस। नेक्स्ट ऐसे ही जब बात करेंगे हम सर्किट की, तो सर्किट की बात करेंगे क्लोज्ड होना चाहिए। सर्किट का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मान लो हमने स्टार्ट करा इसी ग्राफ को देखते हुए, इसी जो है ग्राफ को देखते हुए बताता हूँ मैं। जैसे C1 पहला सर्किट क्या है, 1 से आए हम कहाँ पे, 2 पे, और 2 से कहाँ चले गए, फिर से 1 पे चले गए। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो एक क्लोज्ड बन गया पाथ, इसे क्या कहा जाएगा, ये सर्किट है। या मान लो हम कहाँ गए, 1 से 2 पे गए, और 2 से कहाँ गए, 3 पे गए, और 3 से 1 से, एक मिनट यार दिखता ही नहीं है, देखो 1 से कहाँ गए, 2 पे गए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। ये इस डायग्राम को देखते चलना साथ साथ। और यहाँ से क्या किया अपन ने, 1 से 2 पे आ गए, अब 2 से कहाँ गए, 3 पे गए, और 3 से देखो सीधा रास्ता 1 की ओर गया हुआ है, तो ये भी क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, ये भी क्या होगा, एक सर्किट होगा। ऐसे ही कोई सा भी रहेगा जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टाइसेस क्या हो, सेम हो, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, सर्किट कहा जाएगा। करेंगे, ओके, मान लो अपने पास कोई सा एजेस ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, चाहे वो कैसा ग्राफ रहेगा, वेटेड ग्राफ रहेगा, क्योंकि वहाँ पे एजेस की वैल्यूज दी हुई रहेंगी। तो हम क्या करें, हम उसमें कोई ऐसा पाथ सेलेक्ट करें जिसमें सबसे कम जो है वैल्यू हमें मिले एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो उसे ही क्या कहा जाएगा, ऐसे पाथ को ही क्या कहा जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ कहा जाएगा। ठीक है, वेटेड ग्राफ मतलब एजेस की वैल्यूज जहाँ पे हमें गिवन रहेगी। ठीक है,
तो अब यहाँ पे वेटेड ग्राफ का मतलब क्या हुआ, उसमें मान लो एक एज है जो कि ith वर्टेक्स को jth वर्टेक्स से जोड़ता है, तो उसका जो वेट रहेगा, उसकी जो वैल्यू रहेगी, उसे किससे डिनोट करेंगे, wij से डिनोट करेंगे। एंड द लेंथ ऑफ द एज eij फ्रॉम वर्टेक्स vi टू वर्टेक्स vj इज डिनोटेड बाय LEIJ, यानी कि किसी भी एज की जो लेंथ रहेगी उसे कैसे डिनोट करेंगे, LEIJ से डिनोट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक वर्टेक्स ये है, इसका नाम vi है, एक वर्टेक्स ये है, इसका नाम vj है। तो इनको जो वर्टेक्स जो एज जोड़ेगा उसका नाम हम क्या रखेंगे, उसका नाम रखेंगे EIJ रखेंगे, और इनकी जो भी वैल्यू रहेगी इस वर्टेक्स इस एज की, उसको wij से रिप्रेजेंट करेंगे। और इनकी जो लेंथ रहेगी इस vi से vj की, उसको LEIJ से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब मान लो अगर कहीं पे दो वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स ये है और एक वर्टेक्स ये है, इन दोनों के बीच में कोई भी एज नहीं है। अगर दो वर्टाइसेस के बीच में कोई भी एज नहीं है, जैसे मान लो ये VK बोल दो और इसे बोल दो VM बोल दो, तो इनके बीच में कोई भी एज नहीं है, तो इसकी जो लेंथ रहेगी ना, लेंथ EKM, इसके बीच में कोई भी एज नहीं, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, ये बात हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि अगर दो वर्टाइसेस के बीच में कोई भी एज नहीं है तो उसकी लेंथ हम कितनी लेके चलेंगे, इनफाइनाइट लेके चलेंगे। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ पाथ, किसी पाथ की लेंथ क्या होगी, तो मान लो किसी पाथ में जो एजेस इंक्लूडेड है वो है EI1 EI2 एंड सो ऑन EIK, ऐसी एजेस इंक्लूडेड हैं उस पाथ में, तो उसका लेंथ जो होगा इन सारी एजेस के लेंथ के सम के इक्वल हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास ऐसा कोई पाथ दिया हुआ है, कैसा पाथ दिया हुआ है, ये दिया है, ऐसा दिया है, ऐसा दिया है, और मान लो ऐसा दिया, ऐसा ही ग्राफ है अपने पास। ठीक है, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है। तो V1 से V4 तक की अगर लेंथ निकालनी, तो जो भी पाथ आएगा, जैसे मान लो इसके बीच में इसको पाथ पता करने के लिए ये पाथ आया, ये पाथ आया, ये एक पाथ है, कहाँ से, V1 से V4 तक जाने के लिए। तो इसकी लेंथ जितनी आएगी L1 बोल दो, इसकी लेंथ जितनी आएगी L2 बोल दो, इसकी लेंथ जितनी आएगी L3 बोल दो। इन सबको अगर हम प्लस कर देते हैं, इन सबको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो उस पाथ की लेंथ हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो हर एक एजेस पाथ में जितनी भी एजेस आ रही हैं उन सभी के लेंथ का प्लस जो रहेगा क्या आएगा, तो उस पाथ की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, ये होगा लेंथ पता करने का तरीका किसी भी पाथ का। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है एक एग्जाम्पल जिसमें हमें क्या करना है, लेंथ पता करना है। ठीक है, हमें एक ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ में जो वर्टाइसेस है वो दी हुई है हमें, कौन कौन सी, हमें वर्टाइसेस गिवन है ABCDE और Z वर्टाइसेस दी है, जहाँ पे जो वेट दिया गया है AB वर्टाइसेस को वो दिया है 2, और जो BC वर्टाइसेस को दिया है वो है, सॉरी, AB को दिया है 1, BC का जो वेट है वो है 2, AC का जो वेट है वो है 4, BD का जो वेट है वो है 7, और BE का जो वेट है वो है 5, CE का जो वेट है वो है 1, और DE का जो वेट है वो है 3, और DZ का वेट दिया है 2, और EZ का वेट दिया है 6। यानी कि कुछ ऐसा ऐसा ग्राफ हमें दिया हुआ है। ओके, तो हमें क्या करना है, ए से लेकर के जेड तक का कोई शॉर्टेस्ट पाथ पता करके बताना है। ठीक है, तो मान लो हमने स्टार्ट करा, पता करा कि ए से सी की लेंथ कितनी है। ए से सी की लेंथ देखो डायरेक्ट तो 4 दिया हुआ है, लेकिन अगर ए से सी हम जाएं दो रास्ते से, पहले ए से बी जाएं और बी से सी जाएं, तो ए से बी जाएंगे तो 1 और बी से सी जाएंगे तो 2, यानी कि लेंथ ऑफ सी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे ही लेंथ ऑफ डी पता करें, लेंथ ऑफ डी पता करते हैं तो कहाँ तक जाना पड़ेगा, लेंथ ऑफ डी अगर जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए से बी गए, बी से सी अपन आ ही गए हैं यहाँ पर, और फिर सी से कहाँ जाएं, ई पे जाएं, और ई से कहाँ जाएं, डी पर जाएं। ऐसे अगर जाते तो लेंथ ऑफ डी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है,
तो क्या आ जाएगा लेंथ ऑफ डी का मतलब ए से बी की लेंथ कितनी है 1 है, बी से सी की लेंथ कितनी है 2 है, सी से ई की लेंथ कितनी है 1 है और ई से डी की जो लेंथ है वो कितनी है 3 है। इन सबको प्लस कर देंगे, डी की लेंथ कितनी आ जाएगी अपने पास 7 आ जाएगी। ओके, अब देखो एक काम यहाँ एक बात ध्यान रखना है बस आपको कि ये जो लेंथ अपन पता कर रहे हैं ये लेंथ किसी भी पाथ पे किसी भी वर्टेक्स पे जाने के लिए वो वाला रास्ता तय करते हैं जिससे उसकी वैल्यू क्या हो 0 हो। जैसे ए से सी तक आने के लिए एक रास्ता है 4 आ रही वैल्यू, लेकिन हम कौन से रास्ते से जाते हैं ए से बी पे जाते हैं फिर बी से सी आते हैं, क्योंकि ए से बी जाएंगे बी से सी जाएंगे तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी 3 मिलेगी, यानी कि कम वैल्यू पे ही हमें जाना है। ओके, तो इस तरीके से हम ए से सी डायरेक्ट नहीं गए, हम कहाँ गए ए से बी गए, बी से कहाँ आए बी से हम आए कहाँ पर सी पर, और सी पर जब हम आ गए तो इससे आगे जब हम गए तो फिर हमने सी से ई वाला रास्ता लिया और ई से कहाँ का रास्ता लिया हमने डी का। ओके, ए से कहाँ गए बी पर, बी से कहाँ गए सी पर और सी से कहाँ गए ई पर। ठीक है, अब ई से देखो हम बी तक जा सकते थे फिर डी तक जाते, लेकिन 5 और 7 12 वैल्यू बढ़ जाती, और जबकि हम ई से डायरेक्ट जी पे जाते हैं तो केवल 3 वैल्यू प्लस होगी। तो इसलिए हमने कहा क्या करा ई से कहाँ गए डी पर गए। अब डी से सिंपली जेड पे आ जाते हैं अपन, तो ई से जेड पे आ जाएंगे तो ए से जो जेड का लेंथ होगा वो क्या होगा होगा ए से डी की लेंथ अपन ने पता कर ली है। अगर ए से ई की लेंथ पता करते हैं यानी कि लेंथ ऑफ ई क्या होगा, तो ई तक जाने का रास्ता हमने देखो कौन सा चुना है, ए से हम बी पे आएंगे बी से सी पे आएंगे सी से कहाँ पे आएंगे ई पर आएंगे, यानी कि लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी प्लस लेंथ ऑफ सी ई, यानी कि 1 + 2 + 1 यानी कि कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऐसे अगर लेंथ ऑफ जेड पता कर रहे हैं अपन तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ए से बी जाएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी 1, बी से सी जाएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी 2, सी से ई आएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी 1 और ई से डी जाएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी 3 और डी से जेड पे जाएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी 2। इन सबको प्लस कर लेते हैं तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 11, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा लेंथ किसी भी वर्टेक्स का, अगर हम इनिशियल वर्टेक्स का लेंथ पता करते हैं तो ये तरीका हो जाएगा किसी भी वर्टेक्स का लेंथ पता करने का। तो सीखते हैं शॉर्टेस्ट पाथ पता करने का डिजकास्ट्रा मेथड। अब देखो स्पेलिंग में क्या पता क्यों डी के बाद आई दे दिया और आर के बाद ए दे दिया, इसको भी बदल देते हैं ना तो केवल वोवेल वोवेल से सॉरी कॉन्सोनेंट से बना हुआ वर्ड हो जाता। ठीक है, डिजकास्ट्रा मेथड है, तो इसकी हेल्प से कैसे हम पता करते हैं वर्टाइसेस के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो। देखो स्पेलिंग मिस्टेक है ना, यहाँ पे एस नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं जब भी हम शॉर्टेस्ट पाथ पता करने के लिए जाएंगे तो इनिशियल वर्टेक्स कोई अपने पास होना चाहिए जहां से हम अपने रास्ते का मतलब पाथ का स्टार्टअप करेंगे। तो मान लो हम क्या करते हैं कोई सा इनिशियल वर्टेक्स यानी कि कोई जहां से हम रास्ते का स्टार्ट करने वाले हैं पाथ को सिलेक्ट करने वाले हैं वो वाला वर्टेक्स ले लेंगे, और जो भी वर्टेक्स अपने पाथ में आएगा उसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो भी वर्टेक्स अभी बचा हुआ रहेगा उसे हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। जो जो हम पाथ में लेते जाएंगे उतना हम टी में से कम करते चले जाएंगे। जैसे मान लो अपने पास ए बी सी डी ई एफ जी एच इतने सारे वर्टाइसेस हैं टोटल, और हमने अपने पाथ में इनिशियल स्टेट पे ए को ले लिया, तो हम क्या करेंगे टोटल वर्टेक्स के सेट में से ए को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और कहेंगे जो हमारा हमारा इनिशियल वर्टेक्स है वो क्या है वो ए है। ठीक है, फॉर एवरी वर्टेक्स टी इन, अब जो भी ग्राफ बचेगा अपने ग्राफ में जितने भी वर्टेक्स बचेंगे उन सब की लेंथ पता करेंगे जैसे हमने अभी पता करा है, जैसे हमने ये लेंथ पता करने सीखा है ना, ऐसे ही हम क्या करेंगे लेंथ पता करेंगे बाकी जितने वर्टेक्स बचे हुए हैं सबकी। ठीक है, अब सबकी लेंथ पता करने जब जाएंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर ये वर्टेक्स वी आई है और ये वर्टेक्स वी जे है और इन दोनों के बीच में कोई भी एज नहीं है तो इनकी लेंथ कितनी रहेगी इनफाइनाइट रहेगी। ठीक है,
अगर डायरेक्ट एज नहीं मिलती है ना तो क्या रहेगी लेंथ, इनफाइनाइट रहेगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, अब सारे वर्टाइसेस की वैल्यूज को, मतलब जितने जितने वर्टेक्स थे वी में, उन सबकी लेंथ हमने ए से पता कर ली, और ए से लेंथ पता करने के बाद हम देखेंगे किसकी लेंथ सबसे कम है। क्या कहेंगे, सिलेक्ट द वर्टेक्स इन टी दैट हैज स्मॉलेस्ट इंडेक्स, जिसकी वैल्यू जहां तक पहुंचने के लिए सबसे कम वैल्यू अपन को चलना पड़ेगा, वहीं पे हम चले जाएंगे डायरेक्ट। तो मान लो ए से अपन ने स्टार्ट करा, बी की डिस्टेंस, सी की डिस्टेंस, डी की डिस्टेंस, ई की डिस्टेंस, सबकी डिस्टेंस पता कर ली, और डी की वैल्यू सबसे कम आई, तो हम ए से डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, डी पर जाएंगे। ओके, ए से कहाँ जाएंगे, डी पर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हम जब डी पे पहुंच जाएंगे, जैसे मान लो एक्स वर्टेक्स की सबसे कम वैल्यू थी, तो हम क्या करेंगे, ए से एक्स वर्टेक्स तक पहुंच जाएंगे, और ए से एक्स वर्टेक्स तक जाने का जो सबसे छोटा पाथ रहेगा वो वही रहेगा। ठीक है, अगर हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे तो इस मेथड को वहीं पे स्टॉप कर देंगे, कहेंगे हमें जहां तक जाना था वहां तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर हम अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं, जहां तक हमें पहुंचना था, ठीक है, वहां तक अगर नहीं पहुंच पाते हैं, तो कहेंगे अभी जहां हम पहुंचे हैं उसको भी अपने पाथ में इंक्लूड कर लो। जैसे हमने ए से चलना चालू करा, ए से चलना चालू करा, और हमने कहा हम कहाँ पे पहुंचे, एक्स पे पहुंच गए, तो हम क्या करेंगे, अभी अपना डेस्टिनेशन नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, इस ए में एक्स को भी शामिल कर लेंगे और इसे नाम दे देंगे ये P1 है या P डैश है, ऐसा नाम दे देंगे। और जो हमारे पास टी वाला सेट बचा हुआ है, जहाँ यानी कि जहाँ से डिस्टेंस पता करते हैं या जहाँ जहाँ भी नहीं पहुंचे हैं, उसमें हम x को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और नए सेट को क्या नाम देंगे, टी डैश नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, अब हमने क्या करा, देखो a से स्टार्ट करा, a से मान लो यहाँ पे x था, x पे पहुंच गए, तो अब x से सारे वर्टाइसेस की डिस्टेंसेस को क्या करेंगे, पता करेंगे, और सबको रिलैक्स कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ से हमने इस डिस्टेंस की, इस वर्टेक्स की वैल्यू पता करी थी तो इनफाइनाइट था, लेकिन अब यहाँ से इसकी वैल्यू पता कर रहे हैं, तब कितनी आ गई, 6 आ गई है, तो ये इनफाइनाइट को कट कर देंगे और नई वैल्यू हम 6 यूज करेंगे। अब ए से वैल्यू यहाँ की करी थी, मान लो 17 आई थी, और अभी हम एक्स से वैल्यू पता कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू मान लो 14 आ गई है, तो हम क्या कर देंगे, मॉडिफाइड वैल्यू यूज करेंगे, 17 की वैल्यू यूज नहीं करेंगे। अब कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, 14 की वैल्यू यूज करेंगे। ओके, तो जब हम एक्स वर्टेक्स, ए से एक्स वर्टेक्स पे पहुंच गए, तो एक्स वर्टेक्स से सारे वर्टेक्स की डिस्टेंस पता करी, और डिस्टेंस पता करने के बाद हम देखेंगे कि कहाँ की वैल्यू सबसे छोटी है। और अगर हम ये भी देखना चाहें कि हम डिस्टेंसेस किस तरीके से पता करेंगे, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि एल डैश टी इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एल टी प्लस एल एक्स प्लस में डब्ल्यू एक्स टी, यानी कि जो वैल्यू पहले थी वो, और अभी जैसे मान लो हम पहुंचे हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक पहुंचे हैं, यहाँ से हमें आगे इधर जाना है, तो हम ये डिस्टेंस मान लो अपने पास एम आई है, और यहाँ से इधर के डिस्टेंस कुछ n है, तो हम क्या करेंगे, एक तो यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आई है इस m में प्लस कर देंगे, यानी कि m प्लस मान लो ये y आया। अब इन दोनों का जो मिनिमम होगा वो लेंथ हम लेंगे कहाँ, यहाँ से यहाँ तक आने में। ठीक है, यानी कि इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो वैल्यू को हम अडॉप्ट कर लेंगे, और अगर वो मिनिमम रहेगा तो वहां पे पहुंच जाएंगे, नहीं तो दूसरे वर्टेक्स पे जाएंगे जहाँ पे मिनिमम रहेगा। और फिर इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक कि हम फाइनल पॉइंट तक ना पहुंच जाएं, यानी कि जब तक हमें जहां तक जाना है वहां तक ना पहुंच जाएं, जब तक ये प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है डिजकास्ट्रा मेथड या डिजकास्ट्रा एल्गोरिथम। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन क्या है, पक्का है, कितने नंबर में, 5 नंबर में। ठीक है, पक्का है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस मेथड पे आना ही आना है। तो देखो ये डायग्राम है, इसका देखो अपन ऐसे ही डायरेक्ट बिना कुछ लिखे हुए शॉर्टेस्ट पाथ पता कर लेते हैं। ठीक है, और फिर लिखने वाला काम समझ लेंगे अपन कैसे समझते हैं। तो ऐसा एक आपको डायग्राम दिया हुआ है, मतलब ग्राफ दिया हुआ है।
अब इसमें हमें ए से लेकर के जेड तक का शॉर्टेस्ट पाथ पता करना, मतलब ए से जेड जाना है तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा ये पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशियल कहाँ से करेंगे स्टार्ट, ए से स्टार्ट कर देंगे। ए से कितनी एजेस जुड़ी हुई हैं, उन ए से सबकी क्या करेंगे, डिस्टेंस पता करेंगे। तो देखो अगर ए से डिस्टेंस हम पता करने के लिए जाते हैं, ए से डिस्टेंस पता करने के लिए जाते हैं तो ए से बी की डिस्टेंस कितनी है, 3 है। ए से डी की डिस्टेंस कितनी है, 5 है। ए से ई की डिस्टेंस कितनी है, 14 है। अब ए से सी तक डायरेक्ट एज नहीं है, देखो ए से सी तक डायरेक्ट एज नहीं है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। ए से एफ तक डायरेक्ट एज नहीं है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। ए से जेड तक कोई भी डायरेक्ट एज नहीं है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। अब हम सेलेक्ट किसे करते हैं, जिसकी वैल्यू मिनिमम हो, जिसकी वैल्यू मिनिमम हो उसे अपन क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखो 5 और 3 और 14 ए से कनेक्टेड यही 3 वर्टेक्स हैं, इनमें मिनिमम कौन है, 3 है। तो हम ए से कहाँ जाएंगे, बी पे आ जाएंगे। ए से कहाँ आ जाएंगे, बी पे आ जाएंगे। ठीक है, बी तक आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब बी से सारी डिस्टेंसेस को करेंगे पता। बी से हम पता करते हैं ई की डिस्टेंस। बी से अगर हम पता करते हैं किसकी डिस्टेंस, ई की डिस्टेंस। अगर हम बी से ई की डिस्टेंस पता करते हैं, देखो यहाँ पे 14 है पहले से, और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, और ये एज की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो बी में अगर 3 में हम 8 प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 11 आएगा। यानी कि अब 14 वाली वैल्यू ई की नहीं यूज करेंगे, कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, 11 यूज करेंगे। ठीक है, और बी से डायरेक्ट एज नहीं है डी तक तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। लेकिन इनफाइनाइट हम काउंट नहीं करते, मिनिमम ही लेके चलते हैं, तो ये इनफाइनाइट नहीं लेंगे। फिर आगे बी से सी की वैल्यू देखते हैं कितनी होगी। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ये इस एज की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये पहले से क्या इनफाइनाइट है तो इस वैल्यू को अपन रिलैक्स कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही बी से एफ तक डायरेक्ट एज नहीं है तो मतलब इनफाइनाइट रहेगा। बी से जेड तक डायरेक्ट एज नहीं है मतलब ये भी इनफाइनाइट रहेगा। अब बी से जुड़े हुए कौन से एज हैं, एक तो ई है एक तो सी है। अब इन दोनों में मिनिमम कौन है, इन दोनों में जो मिनिमम रहेगा वो ले लेंगे। तो यहाँ से मिनिमम कौन है, ये 8 मिनिमम है, क्योंकि इधर जो है 11 है और इधर 8 है। तो हम बी से कहाँ पहुंच जाएंगे, बी से कहाँ पहुंच जाएंगे, सी पे पहुंच जाएंगे। ये आ गए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सारी डिस्टेंसेस अपन सी से पता करते हैं। सी से कौन कौन जुड़ा हुआ है, ई जुड़ा हुआ है और जेड जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब सी से अगर हम ई की वैल्यू पता करते हैं, देखो सी तक ये 8 है, अभी ये 11 है। 8 में अगर 4 प्लस करेंगे, 8 में अगर हम सी से ई की डिस्टेंस निकालते हैं तो 4 यहाँ पे 8 पहले से है और ये लेंथ 4 है, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाए 12 हो जाएगा। लेकिन इसकी वैल्यू पहले से क्या है, 11 है, तो 11 ही लेके चलेंगे। फिर यहाँ से z की वैल्यू पता करते हैं, तो 8 और यहाँ पे 9 दिया वैल्यू, तो 8 और 9 कितनी हो जाएगी, 17 वैल्यू हो जाएगी। पहले इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट को कट कर देंगे। अब क्या लेके चलेंगे, 17 लेके चलेंगे। अब सी से जुड़ने वाली 2 वर्टेक्स हैं, दोनों वर्टेक्स में ई पर जाते हैं तो क्या होता है, ई पर जाते हैं तो वैल्यू कम मिलती है। यानी कि सी से कहाँ जाएंगे, हम सी से जाएंगे कहाँ पर, ई पर जाएंगे। ठीक है, अब ई से सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। ई की तक वैल्यू कितनी, 11 है। अब ई से वैल्यू पता करते हैं क्या आएगी। ई से अगर हम एफ की वैल्यू को पता करते हैं तो 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18। यहाँ पे पहले इनफाइनाइट है तो ये कट हो जाएगा, अब कितना बचेगा, 18 बचेगा। ई से अगर हम जेड की वैल्यू पता करते हैं तो 13 और 11 कितने हो जाएंगे, 13 और 11 कितना हो जाएगा, 24। लेकिन 24 ज़्यादा है, 17 हम काम चलाएंगे, 24 का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों में मिनिमम कौन है, इन दोनों में मिनिमम एफ है। यानी कि ई से कहाँ आएंगे, हम एफ पे आएंगे। अब एफ से जेड तक जाएंगे। अब जेड तक जाएंगे तो यहाँ पे 18 है, 18 में अगर हम 9 प्लस करते तो कितना आएगा, 27 आएगा। लेकिन 27 लेके नहीं चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, मिनिमम कौन है, 17 मिनिमम है, तो हम 17 को लेके चलेंगे। इसका मतलब जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये हमने ये पता कर लिया। ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, सी से ई आएंगे, ई से एफ आएंगे, एफ से कहाँ जाएंगे, जेड जाएंगे। ठीक है,
ये अपन ने सॉरी ये वैल्यू कैलकुलेट करके पता करी 17 आएगा। और 17 कौन से रास्ते से आ गई है? ए से बी जाओ, बी से सी जाओ, सी से जेड जाओ। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा वो क्या रहेगा? ए से बी, बी से सी से जेड रहेगा। और वैल्यू कितनी आएगी? 17 आएगी। इसको कैलकुलेट करेंगे इसी तरीके से। ओके, तो ये हो गया डिस्कास्ट्रा मेथड। और उस पे ऐसे डायरेक्ट पता करने का तरीका, कैसे हम डायरेक्ट पता करेंगे शॉर्टेस्ट। पता तो कर लिया हमने शॉर्टेस्ट पाथ कैसे करेंगे पता, लेकिन अब इसे लिखेंगे कैसे? तो कितने वर्टाइसेस हैं अपने पास? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है और जेड है। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? ए से स्टार्टिंग करेंगे। ए से स्टार्ट करा हमने, तुमने कहा ये स्टेप 1 है और यहाँ पे मान लिया हमारे पास पी पाथ वाला जो सेट है इसके पास ए नाम का एलिमेंट है। और बाकी लिखे हुए बचे हुए एलिमेंट को हमने किस में कर दिया? T1 में कर दिया। अब ए से हमने बी की वैल्यू पता करी, ए से सी की वैल्यू पता करी, ए से डी की वैल्यू पता करी, ए से ई की वैल्यू पता करी, ए से एफ की वैल्यू पता करी, ए से जेड की वैल्यू पता करी। तो क्या क्या वैल्यू आई यहाँ पे? ए से बी की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। ए से सी की वैल्यू कितनी आई? इन्फिनिटी आई। ए से डी की वैल्यू कितनी आई? 5 आई। ए से ई की वैल्यू कितनी आई? 14 आई। ये इन्फिनिटी आई, ये भी इन्फिनिटी आई। इन सभी में मिनिमम कौन है? ये मिनिमम है। तो हमने कहा अब बी जो है T1 में बिलोंग करता है और इसकी डिस्टेंस क्या है? मिनिमम है। तो हम कहाँ जाएंगे? बी पे जाएंगे। अभी तक ए था अपने पास पाथ वाले सेट में, अब क्या आ गया? बी भी आ गया। अब क्या करेंगे? बी से सारे डिस्टेंसेस को करेंगे कैलकुलेट। बी से कहाँ जाएंगे? सी पर जाएंगे। बी से सी पर जाएंगे तो सी की पहली वैल्यू कितनी है? देखो सी की पहली वैल्यू कितनी आएगी? ए से सी को डायरेक्ट रास्ता नहीं तो क्या रहेगा? इनफाइनाइट रहेगा। तो पहले वैल्यू ए से सी की कितनी थी? इनफाइनाइट थी। और अभी कितनी आई है? 3 + 5। तो कितना आ गया? 8। इन दोनों में मिनिमम कौन है? 8 मिनिमम है तो ये आ जाएगा। फिर ऐसे ही डी की वैल्यू पता करेंगे, डी की लेंथ पता करेंगे। तो इसमें क्या आ रहा है? 5 और 3 + इन्फिनिटी, क्योंकि बी से डी तक कोई एज है ही नहीं और कोई भी एज नहीं तो ये की लेंथ क्या आ जाएगी? इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, तो अब इन्फिनिटी और 5 में मिनिमम कौन है? 5 है तो ये लेंगे हम। फिर ऐसे ई की लेंथ पता करेंगे, 11 आ जाएगा। फिर एफ की पता करेंगे इन्फिनिटी, इसकी पता करेंगे इन्फिनिटी। अब इन सभी में मिनिमम कौन है? इन सभी में मिनिमम ये है। तो हम क्या कहेंगे? डी वाले पॉइंट पे हम चल देंगे सीधे, कहेंगे डी बिलोंग करता है T2 में और इसका इंडेक्स क्या है? मिनिमम है। तो हम अपने पी वाली वैल्यू, पी वाले सेट में डी को भी शामिल कर लेंगे और उधर टी वाले सेट में से डी को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। अब क्या करेंगे? हम डी से सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डी से सी पर जाएंगे, डी से ई पर जाएंगे, डी से एफ पर जाएंगे, डी से जेड पर जाएंगे। तो डी से ई की वैल्यू पता करिए, डी से 11 की मतलब ई की वैल्यू पता करिए, डी से एफ की वैल्यू पता करिए और डी से जेड की वैल्यू पता करिए। अब इन सभी में मिनिमम कौन है? इन सभी में मिनिमम है कौन? ई है मिनिमम। तो हमने कहा सॉरी सी है, सी मिनिमम है। तो हमने कहा अब हम कहाँ जाएंगे? सी पर मिनिमम मिल रहा है इसलिए सी वाले पॉइंट पे हम चल देंगे। तो सी वाले पॉइंट पर जब जाएंगे तो पी में सी को भी शामिल करेंगे और टी में से सी को क्या कर देंगे? गायब कर देंगे। अब सी से हम ई की वैल्यू पता करते हैं, सी से एफ की वैल्यू पता करते हैं, सी से जेड की वैल्यू पता करते हैं। शायद कहीं मैंने 17 गलत लिखा है। 8 + 8 16 होता है, या हो सकता है वैल्यू ग्राफ में गलत लिख रही हो। ठीक है, बताता हूँ भाई। अगर ई की लेंथ पता करते 11 आता है, एफ की लेंथ पता करते 15 आता है, जेड की लेंथ पता करते 16 आता है। तो इन सब में मिनिमम कौन है? ई मिनिमम है। तो हम कहेंगे ई पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है, ई इसलिए हम ई को अपने पाथ में शामिल करेंगे। ई को अपने पाथ में शामिल करा, बचे हुए वर्टेक्स बचे एफ और जेड। और एफ पे वैल्यू 15 मिल गई, जेड पे 16 मिल गई। अब एफ मिनिमम है तो हम कहाँ चले जाएंगे? एफ पे चले जाएंगे और एफ से हम जेड की वैल्यू पता करेंगे। अब जेड की वैल्यू देखो 24 और 16 आ रहा है, तो मिनिमम कौन रहेगा? 16 रहेगा। तो हम 16 लेके चल देंगे। तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट पाथ कितना रहेगा? शॉर्टेस्ट पाथ अपने पास ही आ जाएगा और जहाँ जहाँ हम गए वो वाला रास्ता हमारे पास आ जाएगा। ए से बी गए, बी से सी गए, सी से ई गए, ई से जेड गए। तो ये हो जाएगा अपना शॉर्टेस्ट पाथ। यहाँ पे शायद से वैल्यू कहीं पे 9 लिखी थी मैंने। हाँ, ये वैल्यू मैंने 9 लिखी थी, ये वैल्यू 8 है। ठीक है, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से ई गए, ई से जेड चले जाएंगे। 16 मिल जाएगा क्या? 3 5 कितना? 3 5 8, 8 और 4 12, 12 और 8, ये वाला रास्ता आएगा, है ना? ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ पता करने का तरीका। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्कस, इसमें पता करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा। तो हमारे पास ऐसे दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ई है, एफ है और जेड है। तो ए से जेड के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ पता करना है। ठीक है, इस डायग्राम को इधर बना लेता हूं मैं। ओके, यहां से ये है, यहां से ऐसा, यहां से ऐसा, ये एक वर्टेक्स, ये इसका नाम बी है, इसका नाम डी है, इसका नाम ए है। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे जोड़ दिया गया है और यहाँ से एक ऐसी लाइन खींच दी गई है, तो इसका नाम रख दिया गया है, ये सी है। ठीक है, यहाँ से आगे, यहाँ से भी आगे, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 4 है, ये वैल्यू 2 है और ये वैल्यू भी 2 है। और यहाँ से एक एज ये आई है और एक एज ये आई है, इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 7 है। ठीक है, और यहाँ से एक एज ये और एक एज ये, इसका नाम ई है, इसका नाम एफ है, ये 3 वैल्यू है, ये 1 वैल्यू है और ये जेड है। यहाँ पे अपन को शॉर्टेस्ट पाथ पता करके बताना है। ओके, देखो पता करते हैं भाई। एक ये वैल्यू कितनी है यार, ये वैल्यू 4 है और ये वैल्यू 2 है। देखो पता करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है। ए से स्टार्ट कर देते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं। ए से बी की वैल्यू पता करेंगे कितनी आएगी। ए से बी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ए से डी की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। ए से सी की वैल्यू कितनी हो गई, ए से सी की वैल्यू 1 दी हुई है, क्या दी हुई है 1। तो ए से सी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। कहाँ जाएंगे, सब में मिनिमम कौन है, सब में मिनिमम आ गया सी, है ना। सब में मिनिमम कौन आ गया, सी आ गया। कैसे सी आ गया, सी की डिस्टेंस कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ए से कहाँ पहुंच गए अपन, सी पहुंच गए, क्योंकि 2 भी बड़ा है, 4 भी बड़ा है। और बाकी ए से कहीं पे डायरेक्ट एज नहीं है, तो ई की वैल्यू कितनी रहेगी, इनफाइनाइट। एफ की वैल्यू कितनी रहेगी, इनफाइनाइट। और जेड की वैल्यू कितनी रहेगी, इनफाइनाइट रहेगी। ओके, आगे चलते हैं। अब ए से सबकी डिस्टेंस, सी से सबकी डिस्टेंसेस को पता करते हैं। देखो सी से अगर बी पे जाते हैं तो ये वैल्यू 2 है, ये 3 है, तो 3 और 2 में छोटा कौन है, 2 है, यही रहेगा। अगर सी से डी की वैल्यू पता करते तो सी की वैल्यू 1 है, 1 में 2 प्लस करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये 4 को कट कर देंगे, 3 अब इसके आगे चलेंगे। अब यहाँ से C से E की डिस्टेंस पता करते हैं, तो C की वैल्यू 1 है और ये 5 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा और ये इन्फिनिटी कट जाएगा। C से F की वैल्यू पता करते हैं, तो ये वैल्यू कितनी दी है, 2 दी हुई है, 7 दी हुई है, ये वैल्यू कितनी है, 7 है। तो अगर C में मतलब 1 में 7 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये इन्फिनिटी कट हो जाएगा। और C से Z के डायरेक्ट एज नहीं है, इसलिए इन्फिनिटी ही रहेगा। अब इन सब में मिनिमम कौन है, देखो C पर आ गए तो C से मिनिमम कौन मिल रहा है, D मिल रहा है, क्योंकि D पे वैल्यू 3 है, बाकी यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे इन्फिनिटी है। तो कहाँ आ जाएंगे हम, यहाँ से C से कहाँ जाएंगे, D पे आ जाएंगे। सी से कहाँ गए, डी पे आ गए। डी पे वैल्यू कितनी है, 3 है। अब 3 से सब वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। अगर हम डी से एफ पे जाते हैं तो ये वैल्यू कितनी है, 3। 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये 8 वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी। डी से अगर ई पे जाते हैं तो डायरेक्ट एज नहीं, इन्फिनिटी है, तो जो वैल्यू इसकी पहले रहेगी वही की वही रहेगी। जेड पे भी डायरेक्ट एज नहीं है, तो जो वैल्यू रहेगी वही रहेगी, है ना, यानी कि इन्फिनिटी रहेगी। तो इसका मतलब मिनिमम कहाँ पे मिल रहा, एफ पे मिल रहा, तो एफ पे 7 मिल रहा, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे, एफ पे पहुंच जाएंगे। अब एफ से कहाँ जाएंगे, एफ से बचा कितना, एफ से अगर हम पता करते तो ई को डायरेक्ट एज नहीं है, मतलब ये इन्फिनिटी ही रहना है। यहाँ से बी को भी डायरेक्ट एज नहीं, मतलब इन्फिनिटी ही रहना है। यहाँ से जेड को डायरेक्ट एज है, तो जेड को डायरेक्ट एज है तो कितना आ जाएगा, 3। तो कितना 7 है और 3 प्लस में तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू कैंसिल, कहाँ पे आ गए, जेड पे आ गए। तो ये हो गया आपका शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, ए से सी आए, सी से डी आए, डी से एफ आए, एफ से जेड आए, और शॉर्टेस्ट वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, इसके आगे तो हैमिल्टोनियन पाथ किसे बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो क्या होता है हैमिल्टोनियन पाथ, ए पाथ विच कंटेन्स एवरी वर्टेक्स ऑफ ए ग्राफ एग्जैक्टली 1, यानी कि ऐसा पाथ हो जो ग्राफ के हर एक वर्टेक्स पे पहुंच जाए, हर एक वर्टेक्स को एक बार कनेक्ट कर ले, तो ऐसे पाथ को क्या कहा जाएगा, हैमिल्टोनियन पाथ कहा जाएगा। ठीक है,
और ऐसे ही जैसे कि मान लो एक ग्राफ है ऐसा, फोर फोर वर्टेक्स वाला ग्राफ ले लो, ठीक है। ये एक एक है, दो है, तीन है, चार है। इन चारों वर्टेक्स के जाने के लिए ये पाथ ले लिया अपन ने, देखो चारों वर्टेक्स कवर हो गए, तो ये पाथ क्या कहलाएगा, हैमिल्टोनियन पाथ कहलाएगा। ओके, और फिर एक हैमिल्टोनियन सर्किट आ जाएगा। तो हैमिल्टोनियन सर्किट का मतलब क्या हो गया, ए सर्किट दैट passes थ्रू ईच ऑफ द वर्टाइसेस इन ए ग्राफ जी एग्जैक्टली वंस एक्सेप्ट द स्टार्टिंग एंड स्टार्टिंग वर्टेक्स। मतलब एक जो हैमिल्टोनियन पाथ है, जो हैमिल्टोनियन पाथ है, अगर वो सर्किट बन जाए, यानी कि हर एक वर्टेक्स को कवर भी करे और क्लोज भी हो जाए, तो ऐसे ग्राफ को क्या कहा जाएगा, ऐसे पाथ को क्या कहा जाएगा, हैमिल्टोनियन, सॉरी ऐसे सर्किट को क्या कहा जाएगा, हैमिल्टोनियन सर्किट कहा जाएगा। जैसे मान लो अपने पास ये है, अपने पास एक सर्किट है, ये एक वर्टेक्स हो गया, दो वर्टेक्स हो गया, तीन वर्टेक्स हो गया, चार वर्टेक्स हो गया, पांच वर्टेक्स हो गया, ठीक है। अब इसमें मान लो एक पाथ यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये सब जगह पे ऐसे घूम के आ जाते हैं, तो देखो सर्किट बन गया। तो इस पाथ को क्या कहा, इस सर्किट को क्या कहा जाएगा, हैमिल्टोनियन सर्किट कहा जाएगा। अगर सारी जगह नहीं जाते हैं, केवल वर्टेक्स को ही रिपीट करते, तो इसे क्या कहा जाएगा, हैमिल्टोनियन पाथ कहा जाएगा। ठीक है, कोई भी मतलब क्लोज नहीं होता है तो क्या कहेंगे, हैमिल्टोनियन पाथ कहेंगे। अभी देखो ये क्या है, हैमिल्टोनियन पाथ है, क्यों, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किसी भी जगह से स्टार्ट, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, सारे वर्टेक्स को कवर कर रहा है ये पाथ ग्राफ के, तो क्या कहा जाएगा, हैमिल्टोनियन पाथ कहा जाएगा। और अगर ये क्लोज हो गया तो इसे क्या कहा जाएगा, हैमिल्टोनियन सर्किट कहा जाएगा। ओके, और अगर कोई से ग्राफ में हैमिल्टोनियन सर्किट एग्जिस्ट करती है ना, ए ग्राफ जी सेट टू बी हैमिल्टोनियन इफ इट कंटेन्स हैमिल्टोनियन सर्किट। अगर किसी ग्राफ में हैमिल्टोनियन सर्किट होती है तो ऐसे ग्राफ को क्या कहा जाता है, हैमिल्टोनियन ग्राफ कहा जाता है। जैसे ये वाला ग्राफ है ना, यहाँ से यूं स्टार्ट कर, 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 ठीक है, और इसको यहाँ से क्लोज कर दिया। तो देखो इसमें हैमिल्टोनियन सर्किट एग्जिस्ट करती है, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, तो क्या हो, सारे वर्टेक्स कवर हो गए, क्लोज भी हो गया, तो इसे क्या कहा जाएगा, हैमिल्टोनियन सर्किट कहा जाएगा। ओके, अब ऐसे ही नेक्स्ट डेफिनेशन है, जैसे एक एग्जांपल ये भी समझ सकते हैं, ये भी हैमिल्टोनियन सर्किट है, यहाँ से यूं स्टार्ट करो, यूं आओ, यूं आओ, यूं आ जाओ, हैमिल्टोनियन सर्किट हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हैमिल्टोनियन सर्किट जो है आपको पता करके बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, ट्राई करके देखना, सारे वर्टेक्स तक पहुंचना है, ऐसा पाथ लेना हर एक वर्टेक्स तक पहुंच जाओ। वैसे तो ईजी है, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ आओ, यहाँ आओ, ठीक है, यहाँ आ गए, 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 है ना, बन गया हैमिल्टोनियन सर्किट। देखो एग्जाम्पल, इसका आंसर भी ये हैमिल्टोनियन सर्किट हो जाएगा। और अगर इसे ओपन ही रखते तो हैमिल्टोनियन पाथ हो जाएगा, है ना। अगर हम यहाँ से इधर गए नहीं, बस सारे वर्टेक्स को कवर कर लिया, क्लोज भी नहीं करा, तो वो क्या रहेगा, हैमिल्टोनियन सर्किट, सॉरी हैमिल्टोनियन पाथ रहेगा। और अगर क्लोज हो जाता है, जैसे मान लो ऐसा बना दिया अपन ने, कहाँ से यूं आए, यूं आए, और फिर यूं आ गए, फिर यूं आ गए, फिर यूं आ गए, यूं आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, हैमिल्टोनियन पाथ हो जाएगा। और अगर क्लोज्ड कर दिया, जैसे यहाँ पे करके बताया, ये क्या हो जाएगा, सर्किट हो जाएगा। ये हैमिल्टोनियन सर्किट हो गई और ये हैमिल्टोनियन पाथ हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है, आइलर पाथ क्या होता है। तो आइलर पाथ उसे बोलते हैं, एन आइलर पाथ इज ए पाथ दैट यूजेस एवरी एजेस इन ए ग्राफ। मतलब जितने भी एज हो सारे एज तक पहुंच जाए, ठीक है, तो ऐसे पाथ को क्या कहा जाता है, आइलर पाथ कहा जाता है। जैसे हैमिल्टोनियन में क्या है, हर एक वर्टेक्स कवर करना है, ऐसे ही आइलर पाथ में ऐसा पाथ हो जिसमें जितनी भी एजेस हो उस ग्राफ में सारी एजेस को कवर कर ले, तो ऐसे पाथ को क्या कहा जाता है, आइलर पाथ कहा जाता है। ठीक है, और ऐसे ही ऐसी सर्किट जो सारे क्या कर ले, सारे एजेस को कवर कर ले, ऐसी सर्किट को क्या कहा जाता है, आइलर सर्किट कहा जाता है। और फिर आएगा आइलर ग्राफ, ऐसा ग्राफ जिसमें आइलर सर्किट एग्जिस्ट करती है उसे क्या कहा जाता है, आइलर ग्राफ कहा जाता है। जैसे कि ये एक ग्राफ है, इसमें क्या करना है, ऐसा पाथ ढूंढना है जो कि क्या हो, सारे एजेस को कंप्लीट कर लेता हो, सारे एजेस को कवर करता हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, आइलर ग्राफ कहा जाएगा।
ठीक है। अब जैसे कि ये दिया हुआ ए, सी से चलो ए पे आओ, ए से कहाँ आओ बी पे आओ, बी से कहाँ जाओ डी पे जाओ, डी से कहाँ जाओ सी पे जाओ, सी से फिर कहाँ जाओ बी पे जाओ। तो ये पाथ क्या कहलाएगा, आइगर पाथ कहलाएगा। ठीक है, क्या करो सी से ए पे आओ, ए से बी पे आओ, बी से डी पे जाओ, डी से सी पे आओ, सी से यहाँ पे आ जाओ। या उससे आसान ग्राफ ये है। ठीक है, यहाँ पे आइगरियन ग्राफ जो होगा, हर एक वर्टेक्स, हर एक एजेस को कंप्लीट कवर करने वाला जो ग्राफ रहेगा वो आइगरियन ग्राफ हो जाएगा। जैसे ए से डी पे गए, डी से ई पर आ गए, ई से सी पर आ गए, सी से एफ पर चले गए, एफ से सी से एफ पर आ गए, एफ से कहाँ आ गए, एफ से सी पे आ गए, सी से बी पे आ गए, बी से ए पर आ गए। नहीं आ गया, आइगरियन नहीं हुआ। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। ऐसा है, ये एक आइगरियन ग्राफ हो जाएगा। देखो ये यहां से स्टार्ट करा अपन ने, कहां से, सबसे ऊपर से, कहीं से भी स्टार्ट कर दो। यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, सारी एजेस को कवर कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा, एक एक आइगर आइगर सर्किट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो आइगर सर्किट या आइगर ग्राफ का मतलब क्या हो गया, हर एक एजेस तक, ग्राफ में जितने एजेस हैं उस हर एक एजेस तक अगर पहुंच जाते हैं हम, ठीक है, पाथ से, तो इसे पाथ को क्या कहा जाएगा, आइगर पाथ कहा जाएगा। और अगर ऐसी सर्किट रहेगी जो हर एक वर्टेक्स को कवर कर लेती है तो उसे क्या कहा जाएगा, आइगर सर्किट कहा जाएगा। और ऐसा ग्राफ जिसमें आइगर सर्किट एग्जिस्ट करेगा उसे क्या कहा जाएगा, आइगर ग्राफ कहा जाएगा।